अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन के आर्टिकल्स को कवर करते हैं, ताकि जो काम आप 2-3 घंटे में कवर यानी कि करोगे, वो आप जस्ट ये 10-15 मिनट की वीडियो सुन के आप अपने आर्टिकल्स कवर कर सको और अपना टाइम बचा सको। वो दूसरे यानी कि जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी के लिए वो टाइम आप यूटिलाइज कर सको। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूँ कि हम एडिटोरियल के लिए अलग वीडियो बनाते हैं और ओपिनियन के लिए अलग बनाते हैं, लेकिन दोनों वीडियो अपलोड की जाती हैं। आप अगर आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोनों यानी कि लेक्चर तैयार करने हैं, एडिटोरियल के भी और ओपिनियन के भी। दोनों वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो आपको दोनों सुननी है। अच्छा, और दोस्तों, एक बात और, अगर वीडियो आपको मेरी पसंद आती है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशन यानी कि मिल सके डेली बेसिस पे। चलते हैं, आज हम यानी कि 10 अगस्त 2025 के आर्टिकल्स हमने यानी कि इसके अंदर डिस्कस करने हैं। इस यानी कि लेक्चर के अंदर एडिटोरियल के आर्टिकल्स यानी कि 3 आर्टिकल हैं जिसे डिस्कस करेंगे। वो ट्रिब्यूनल डिलेज के नाम से, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी के नाम से और पीक एंड जर्नलिस्ट के नाम से है। दोस्तों, इसी तरह ओपिनियन के 2 आर्टिकल्स हैं, वो हमने अलग वीडियो बनाई है, वो आप वहाँ से जाके कवर करें। मेरे चैनल में अभी मैंने वो भी साथ ही अपलोड कर दी हुई है। चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, जो कि है ट्रिब्यूनल डिलेज के नाम से। दोस्तों, इस आर्टिकल के अंदर हम डिस्कस बेसिकली ये करने जा रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन हो गए हैं, तो जिन लोगों को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन लोगों ने फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में गए हैं, तो वहाँ पर उनके फैसले नहीं हो रहे। वो जो प्रोसेस है वो डिले का शिकार हो गया है। इस चीज़ के बारे में हम इसमें यानी कि डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। दोस्तों, देखते हैं राइटर क्या बताता है। राइटर कहता है कि पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन है दोस्तों, वो 8 फ़रवरी 2024 को हुए और जिसमें धांधली के इल्ज़ामात लगे, और जो फाफन यानी कि की रिपोर्ट है, वो हमें ये बताती है कि जो इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे दोस्तों, वो अभी भी यानी कि केसेस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर, लेकिन उसमें अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। हालांकि हमारा आइन ये कहता है कि आपने 180 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला देना है। ये पहले 120 दिन थे, लेकिन बाद में हमने आइन में चेंजेस करके हमने ये 120 से 180 दिन तक लेकिन कि 180 दिन में फैसला दें। लेकिन आप देखें, राइटर कहता है तकरीबन 1.5 साल होने वाला है इलेक्शन हुए को, लेकिन अभी तक केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखेंगे आप, कानून तो है, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, लेकिन उसकी इन्फोर्समेंट नहीं है। दोस्तों, राइटर कहता है कि हमारा आर्टिकल जो 225 है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है कि जो इलेक्शन के रिलेटेड जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाना है, वो आपने अदालतों में नहीं जाना। उसके लिए अलग से यानी कि ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, और इस ट्रिब्यूनल्स का काम ये होगा ताकि फौरी फैसले दिए जा सकें। और दूसरा काम ये कि अगर ये काम यानी कि कोर्ट्स में चला जाता है, तो कोर्ट्स में पहले ही केसेस इतने ज़्यादा है, वो मज़ीद बर्डन हो जाता है कोर्ट्स पे। तकरीबन मोर देन 50,000 केसेस आर पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट। आप देखेंगे वहाँ पे कितने हमारे जजेस हैं, और 50,000 से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है। इसका मतलब कि हम मज़ीद बर्डन डालने की निस्बत हमने वो बर्डन कम करने की कोशिश की है। इस वजह से हमने ट्रिब्यूनल बना दिए थे। लेकिन आप देखेंगे ये जो ट्रिब्यूनल है, ये भी इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि डिले कर रहे हैं सिस्टम को। और ऐसा लगता है, राइटर कहता है कि ये जो स्टेटस को है, जो हुकूमत है, ये इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन भी इन ट्रिब्यूनल्स को फोर्स नहीं कर रहा कि आप जल्दी से फैसला सुनाएं, जो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 180 दिन के अंदर अंदर फैसला देना है। इलेक्शन कमीशन भी लगता है कि यानी कि फैसला खुद भी चाहता है कि डिले ही हो जाए। राइटर ये कहता है कि ये जो डिले होगा दोस्तों, इसकी वजह से जो आने वाले दिनों में यानी कि आने वाले जो हमारी पॉलिटिकल ट्रांजिशन होती है, एक हुकूमत के बाद जो दूसरी हुकूमत आती है दोस्तों, उससे नुकसान होगा इसकी वजह से। और दूसरा ये कि जो लोगों का ट्रस्ट है इलेक्शन सिस्टम पे, वो उठ जाएगा। इसलिए इस पे जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए। दोस्तों, ये हमारा पहला आर्टिकल था, ये राइटर हमें बता रहा था। अब चलते हैं हम अपने दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा ग्लोबल प्लास्टिक ट्रेटी के नाम से। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल यानी कि इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जिनेवा के अंदर 5 अगस्त से 14 अगस्त तक, यानी कि 2025, 5 से 14 अगस्त 2025 तक जिनेवा के अंदर यानी कि ये टॉक्स की जा रही है। किस चीज़ के ऊपर, क्या मकसद है उन टॉक्स का? उसका मकसद ये है कि दुनिया में एक माहिदा कर लिया जाए कि प्लास्टिक जो है, अब प्लास्टिक जो प्रोड्यूस हो रहा है और इसे किस तरह से डिस्पोज करना है, इसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सारी दुनिया मिलकर एक माहिदा कर ले। इस मकसद के लिए जिनेवा के अंदर टॉक्स हो रही हैं, जो कि 14 अगस्त तक चलनी है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि आप देखें, हर साल क्या होता है कि मिलियंस ऑफ टन्स यानी कि इतना प्लास्टिक हमारे पास प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से नेचर में, एनिमल्स पे और लोगों पे यानी कि इसका इफेक्ट होता है।
दोस्तों 2040 तक ये जो प्लास्टिक हम प्रोड्यूस हो रहा है ये 3 गुना बढ़ जाएगा। आप देखें कि क्राइसिस मजीद ज्यादा हो जाएगा। अब प्लास्टिक डैमेज की वजह से आप देखें कि प्लास्टिक की वजह से जो हमारी इकोनॉमी या हमारे हेल्थ इश्यूज पे को इफेक्ट करती है ये प्लास्टिक, वो हर साल तकरीबन 1.5 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। इतना नुकसान दुनिया बर्दाश्त करती है दोस्तों। सो 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो प्लास्टिक या प्रोडक्शन करते हैं ना इसकी एक लिमिट लगा दी जाए, एक ऐसा मायदा कर लिया जाए, और जो हार्मफुल केमिकल्स आप प्रोड्यूस करते हैं इसे बिल्कुल बैन कर दिया जाए। अब ये जो बातचीत हो रही है जिनेवा के अंदर, उसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ऐसे हैं जिनका जो ये चीज चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है जो लोग यानी कि प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं वो इसमें रुकावट बनेंगे। सो यूएस, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना ये कहते हैं कि नहीं, आप प्रोडक्शन की लिमिट ना लगाएं, आप रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। अब रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स भी एक बेहतर टेक्निक्स है, लेकिन फिर डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो पैसे नहीं है कि वो रिसाइकलिंग करें। ये एक मसला मसाइल भी है। सो दोस्तों आप देखें कि जब भी कोई मामला होने वाला होता है तो वहाँ पर कोई कुछ ममालिक ऐसे होते हैं जो इस डील को ख़राब कर देते हैं। सो पाकिस्तान ने अभी तक ये नहीं बताया कि पाकिस्तान का प्लान क्या है, अभी वो प्लान क्लियर नहीं किया, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है और नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है ताकि हम इस मसले को बेहतर तौर पे हल कर सकें। इसके अलावा दोस्तों दुनिया में स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की ज़रूरत है, और जो डेंजरस प्लास्टिक्स हैं दोस्तों जिसका नुकसान ज़्यादा होता है उससे बिल्कुल बैन करने की ज़रूरत है। और जो पुअर कंट्रीज हैं जिनके पास पैसे नहीं है कि वो यानी कि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकें, उन्हें उन्हें फंड्स देने की ज़रूरत है ताकि वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें। दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे। दोस्तों एक बात तो आपको और करता चलूँ कि हम ऑनलाइन तैयारी भी करवाते हैं पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस की। अगर कोई बच्चा जूम ऐप के थ्रू यानी कि तैयारी करवाई जाती है। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में वो मुझे कमेंट कर सकता है या मेरे चैनल के थ्रू मुझसे यानी कि नंबर लेकर मुझसे रब्ता कर सकता है। चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल पे जो कि है पीका एंड जर्नलिस्ट के नाम से। दोस्तों ये जो पीका है इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। दोस्तों ये एक अमेंडमेंट पास की गई थी जनवरी 2025 में, जिसमें पहले इसका इस यानी कि ये पीका का कानून बनाया गया था ये इस वजह से बनाया गया था ताकि जो मीडिया है उसको रेगुलेट किया जा सके। अब सोशल मीडिया का भी कंसेप्ट बहुत ज़्यादा आ गया था, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, तो उसको यानी कि कंट्रोल करने के लिए पीका के अंदर फिर अमेंडमेंट की गई 2025 में जनवरी में, जिसमें अब इस सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन को भी ऐड कर दिया गया कि इस पे भी सजाएं सुनाई जाएंगी। अब दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी यानी कि सेनेट की कमेटी है उसने कहा कि मुझे हमें रिपोर्ट तो दिखाएं कि क्या कितनी एफआईआर यानी कि रजिस्टर हुई हैं पीका के कानून के तहत और क्या उसकी वजूहात थी। सो दोस्तों वो जो फिर रिपोर्ट दी गई उसमें बताया गया है कि 689 टोटल केसेस यानी कि रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें से दोस्तों 9 केसेस जो हैं वो जर्नलिस्ट के खिलाफ थे। एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट भी किया गया और जो 9 में से 7 थे वो बाहर के ममालिक में है। अब ये सेनेट कमेटी में ये रिपोर्ट सबमिट करवाई गई। दोस्तों रिसेंटली भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 27 यूट्यूब चैनल थे जिन पे फेक, मिसलीडिंग और डिफेमेटरी की यानी कि कंटेंट को शेयर करने की वजह से इनके 27 लोगों के यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया गया था पहले, लेकिन बाद में कोर्ट ने इसे सस्पेंड कर दिया था यानी कि कुछ टाइम के लिए कि आप ये जो फैसला है ये इलीगल है, इसलिए दोबारा से इन चैनल्स को बहाल कर दिया गया था। दोस्तों मार्च 2025 में 2 जर्नलिस्ट को कराची से और इस्लामाबाद से अरेस्ट भी किया गया। उन पे इल्ज़ाम था कि वो एंटी स्टेट कंटेंट को शेयर करते हैं। अब जो पीके है दोस्तों ये राइटर ये कहता है कि जो हम क्रिटिक्स हैं उनको खामोश करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिसका एक डर भी था। ये हमारा आज का आर्टिकल है दोस्तों, जो हमने तीनों आर्टिकल पढ़े हैं। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब लाजमी करें और आप ओपिनियन के भी लाजमी आर्टिकल को कवर करें, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, वो भी जाके सुनिएगा, तो फिर आपके आज के मुकम्मल आर्टिकल्स यानी कि कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।